अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में कि पेप्टिक अल्सर क्या है। उम्मीद है कि पिक्चर को देख के आपको पता लगा होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आइए आते हैं पेप्टिक अल्सर में हम क्या पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव, पेप्टिक अल्सर में जो है फर्स्टली डिफाइन करेंगे पेप्टिक अल्सर क्या है, फिर डिस्कस कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर ऑफ पेप्टिक अल्सर, उसकी क्या वजूहात है, वो कैसे कॉज होता है या उसकी क्या वो कौन सी फैक्टर है जिसकी वजह से ये हो रहे हैं। एनलेस साइन सिम्टम, पेप्टिक अल्सर की अलामात क्या हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर, उससे क्या और नुकसानात हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। फिर आते हैं डिस्कस मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, मेडिकल ट्रीटमेंट उसका क्या है। फिर प्रिवेंशन उसका क्या है, एक्सप्लेन प्रिवेंशन। फिर एक्सप्लेन डाइट प्लान फॉर पेप्टिक अल्सर, उसके लिए आप कौन सा खुराक लेंगे या कौन सा अवॉइड करेंगे। एनलिस्ट नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे उस पर, पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस। फिर नर्सिंग इंटरवेंशन कौन से हैं कि ताकि पेशेंट जो है वो रिलीफ फील कर लें। आते हैं डिफिनीशन पे, पेप्टिक अल्सर क्या है। Peptic ulcer are sore that develop in the lining of the stomach, lower esophagus or small intestine. पेप्टिक अल्सर वो कंडीशन है जिसमें स्टमक के अंदर सुराख छोटे छोटे बन जाते हैं या स्टमक का जो लाइनिंग है वो उसका इरोजन हो जाता है, वो उस पर छोटे छोटे डैमेजेस आ जाते हैं, इरोजन आ जाते हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर। They usually formed as a result of inflammation caused by bacteria pylori as well as from erosion from the stomach acid. Peptic ulcer are family com a healthy health problem. कहते हैं कि ये क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो कि इन्फ्लेमेशन कौन कॉज करता है, वो बैक्टीरिया है जिसका नाम है एच पाइलोरी, वो कॉज करता है। और जो हमारे स्टमक का जो अपना एसिड है या पेप्टिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी वजह से हो जाता है या उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहे हैं तो इस वजह से हो जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारे स्टमक का नॉर्मली एक वो होता है, एसिड होता है जो कि फूड डाइजेशन में मदद करता है, लेकिन ये ज़्यादा हो जाए तो भी नुकसानदेह है। और एच पाइलोरी जो है ये बैक्टीरिया है। आते हैं टाइप्स पे, पेप्टिक अल्सर की कितने टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। पेप्टिक अल्सर की 3 टाइप हैं उसकी लोकेशन की बेस पे। दे डिवेलप अल्सर दे डिवेलप इनसाइड द स्टमक, उसके कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। अल्सर दे डिवेलप इनसाइड द एसोफेगस, उसको कहते हैं एसोफेजियल अल्सर। अल्सर दे डिवेलप इन द अपर सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूडिनम, जो ड्यूडिनम में डेवलप हो जाए उसको ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं। ये हो गई उसकी टाइप्स। अब आते हैं कॉजेस पे, ये किस वजूहात से हो सकता है, वो कौन सी फैक्टर्स से। देयर आर 3 मेजर कॉजेस ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज, इन्फेक्शन विद एच पाइलोरी, chronic use of NSAID and pathologic hypersecrecy disorder, जोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम जिसमें एग्जांपल दिया हुआ है, या पेंक्रेटाइटिस भी आ सकता है इसमें। सही है। तो पेप्टिक अल्सर जो है मेन मोस्टली इन 3 चीज़ों से होता है। एच पाइलोरी, सही है, बैक्टीरिया है। एनसिड, एनसिड जो पेन किलर से जो पेन किलर हम खाते हैं पेन के लिए, उससे हो सकता है, ज़्यादा खाते हैं। और हाइपर सिक्रीटरी डिसऑर्डर, ऐसे डिसऑर्डर जिसमें सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है, जैसे ना जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम दिया हुआ है, और एक पेंक्रेटाइटिस
पेंक्रेटाइटिस में भी पेंक्रियाज जो है उसकी सिक्रीशन ज़्यादा होते हैं, तो अपर स्टमक में आके और उसकी लाइनिंग जो है उसको डैमेज करती हैं। ये 3 हो गए। जैसे हाँ, इंसेक्ट का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, सिलेटस, ये जो है इसका एग्जाम्पल है। फिर वो कौन सी फैक्टर्स से, जैसे वेरियस इलनेस आ सकते हैं, सही है। इसके अलावा ब्लड्स जो है, ब्लड्स की डिजीज़ से उससे भी कॉज हो सकते हैं। फिर इसकी इलामात क्या है, आपको पेप्टिक अल्सर हो गया, इसकी क्या इलामात है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन साइन और सिम्टम इसकी क्या है। पेप्टिक अल्सर आपको है, लाजमी बात है, आपको पेन होगा, आपको प्रोसेस होगा, सही है, और आपको वोमिटिंग होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया होगा। वोमिटिंग मीन उल्टियाँ आएंगी, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ होगा या डायरिया होगा, दस्त होगी, या आपके वोमिटिंग में भी ब्लीडिंग आ सकती है, आप जब उल्टियाँ कर रहे हैं उसमें भी ब्लड आ सकता है या ब्लीडिंग होगी। पिक्चर में देख सकते हैं, बर्निंग इन द अपर एब्डोमेन। अपर एब्डोमेन जो है वो ऐसे आपको फील होगा कि जल रही है, क्योंकि वो एसिडिक है, इस वजह से। ब्लोटिंग, गैस, हर्ट बर्न, जैसे आपका दिल जो है ना वो जल रहे हैं, एक्चुअली वो मैदे ही होते हैं। नोसिया एंड वोमिटिंग, आपको उल्टियाँ आ रही है। डार्क स्टूल से आपका जो पखाना है वो डार्क होगा। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, और इसमें वज़न भी आपका कम होगा। फिर असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स, इसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं, फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको पल्पेट करते हैं, सही है। पल्पेट, उस जहाँ पेन फील होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि वाकई पेप्टिक अल्सर का मसला है, तो पल्पेट करते हैं, वहाँ पे हाथ रख के फील होगा उसको पेन, टच करके उसको टेंडरनेस होगा। और फिर जो है इसके अलावा जो है वो ऑस्कल्टेट करते हैं, साउंड सुनते हैं, जो जीआई की साउंड है उस वो भी सुनते हैं। आया यही डिजीज़, कोई और डिजीज़ तो नहीं है या डिसऑर्डर। ऐसे पेगो गेस्ट्रो डिड्यूनोस्कोपी करते हैं, एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं जिसमें कैमरा होता है, सामने स्क्रीन होता है, उसमें देखते हैं कि कहाँ पे डैमेज है और कितने हद तक डैमेज है। एंडोस्कोपी वही मैदे के लिए करते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं। जो एसोपीजियो गेस्ट्रो डिड्यूनोस्कोपी है, ये 3 टर्म से मिल के बना हुआ है। एंडोस्कोपी वही स्टमक में डाल के ट्यूब के साथ कैमरा अटैच होगा और वहाँ जो है ऑब्ज़र्व करेंगे स्क्रीन पे कि कहाँ पे डैमेज है और कितना डैमेज है। बेरियम स्टडी में जो है देखते हैं कि एक डाई डाल देते हैं उसमें, और साथ एक्सरे करते हैं। वाइट जहाँ पे वाइट आपको नज़र आएगा वैसे ब्लैक होता है, जहाँ वाइट नज़र आएगा तो वहाँ पे या डैमेज होगा या कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई इरोजन हुआ है। फिर आते हैं बेरियम स्टडी, हाँ ये हो गया। फिर आते हैं ओकोलो ब्लड स्टूल में भी टेस्ट इज ओकोल्ड ब्लड मीन स्टूल जो है वो टेस्ट करते हैं, दे आर नेगेटिव फॉर ओकोल्ड ब्लड, वो नेगेटिव नॉर्मली आना चाहिए। और फिर जो है कार्ब 13C यूरिया ब्रीथ टेस्ट करते हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि पाइलोरी की रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज़ को हम देखते हैं कि एच पाइलोरी को कंफर्म करने के लिए कि वो है नहीं है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं
13C यूरिया ब्रीथिंग टेस्ट स्टेप बाय स्टेप सही है। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप पिक्चर से भी पढ़ सकते हैं। पिक्चर क्लियर नहीं है तो मैं पिक्चर को जूम कर लेता हूँ, ये आप इसको पॉज करके खुद भी पढ़ सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में आते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में मेडिकेशन that block the acid production and promote healing, proton pump inhibitor also called PPI। इसमें हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देखते हैं। उसका क्या काम है कि वो पेराइटल सेल पे जो है हाइड्रोजन आयन जो कि प्रोटॉन है वो रिलीज़ करते हैं पेराइटल सेल से, तो उसको ब्लॉक करके हाइड्रोजन रिलीज़ नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, एसिडिटी जो है प्रोडक्शन, एसिड प्रोडक्शन जो है इससे कम होगा। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में ये मेडिसिन है, आप देख सकते हैं। ओमेप्राजोल है, एलेंसोप्राजोल है, पेंटाप्राजोल है और रिप्राजोल है। और जैसे कि मैंने बता दिया कि जहाँ से प्रोटॉन जो है रिलीज़ हो रहे हैं, हाइड्रोजन और प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस पोटाशियम जो है एटीपीज, ये जहाँ से हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करें वहाँ उसको ब्लॉक करके रिलीज़ नहीं होगा। तो क्या होगा, ये कहाँ पे होते हैं, पेराइटल सेल पे, तो क्या होगा, एसिड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन नहीं होगा, या कम होगा या नहीं होगा। साइड इफ़ेक्ट इसकी क्या है, लॉन्ग टर्म यूज़ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पार्टिकुलरली एट हाई डोज may increase your risk of hip joint रेस्ट एंड स्पाइनल फ्रैक्चर। अगर इसको हम ना हाई डोज में लें तो इसकी रिस्क फैक्टर ये है, इसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि ये जो हिप्स जॉइंट है वो उसका भी फ्रैक्चर हो सकता है अगर प्रोलॉन्ग और हाई डोज हम ले, और रिस्ट जो है उसका और स्पाइनल जो है उसका भी फ्रैक्चर हो सकता है। ये इसकी साइड इफ़ेक्ट्स है। तो आस्क योर डॉक्टर वेदर अ कैल्शियम सप्लीमेंट में रिड्यूस दिस रिस्क। हाँ, अगर डॉक्टर से मशवरा लें कि अगर आपको वाकई मसला, आप ऑलरेडी इस रिस्क पे हैं और या हो सकता है फ्यूचर में, तो आप इसके साथ कैल्शियम सप्लीमेंट भी ले सकते हैं टू प्रिवेंट योर फ्रैक्चर, रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की एडमिनिस्ट्रेशन है। जाते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। मेडिकेशन टू रिड्यूस एसिड प्रोडक्शन, एसिड ब्लॉकर्स आल्सो कॉल्ड हिस्टामिन ब्लॉकर्स। अब वो मेडिकेशन जो कि एसिड प्रोडक्शन को कम करें, वो स्टॉप करवा रहा था, ये कम करवा रहे हैं, सही है। reduce the amount of stomach acid released into the digestive tract which is really relieves ulcer pain and encourage healing। तो इससे जो है एसिड प्रोडक्शन कम होगा तो आपका जो पेन है या अल्सर है वो क्या होगा, उसमें कमी होगी। तो आप नीचे स्लाइड को भी देख सकते हैं, उसमें मेडिसिन दी हुई है। इसमें H2 ब्लॉकर्स में या हिस्टामिन ब्लॉकर में कौन सी मेडिसिन आते हैं, इसमें जो है सिमिटिडीन, निजिटिडीन और फिमिटिडीन, ये मेडिसिन है। एडवर्स इफेक्ट इसकी क्या है, H2 रिसेप्टर के GIT डिस्टर्बेंस, नोज़िया, वोमिटिंग करवाता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट है, हेडेक और कंफ्यूजन करवाता है। अगर पेशेंट एल्डर हैं, ओल्ड हैं, हेपाटिक डिस्फंक्शन या रीनल डिस्फंक्शन भी ये इसका एडवर्स इफेक्ट है, वो भी करवा सकते हैं। और ब्रीडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, रिपीट आईवी, अगर आईवी में इसको लेते हैं तो ये ब्रीडिकार्डिया और हाइपोटेंशन भी इसकी एडवर्स इफेक्ट में आते हैं। और CYT P450 इनहिबिशन ओनली सिमिटिडीन, इसका जो इनहिबिशन है सिर्फ सिमिटिडीन करवाता है, तो ये डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ हॉर्फिन इन पेनिटॉन एंड बेंजोडाइजेपिन। तो ये सिमिटिडीन जो है ये किसका मेटाबॉलिज्म को कम करता है। अगर आप वारफिन पे हैं या पेनिटॉन बेंजोडाइपिन पे डाइजेपिन पे हैं तो आप सिमिटिडीन ले रहे हैं, तो उसका इफेक्ट क्या कर रहे हैं ये, या उसका मेटाबॉलिज्म क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं।
एंटासिड, एंटासिड क्या है? एंटासिड दैट न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। सही है, एंटासिड इन योर ड्रग regime. Antacid neutralize existing stomach acid and can provide rapid pain relief. Side effect can include constipation and diarrhea depending on the main ingredient. कहते हैं कि एंटासिड जो है वो एक था स्टॉप करवा रहा था प्रोडक्शन, दूसरा था रिड्यूस करवा रहा था H2 रिसेप्टर, और एंटासिड जो है ये न्यूट्रलाइज करवा रहा है, और इसके साइड इफेक्ट जो है डायरिया और कॉन्स्टिपेशन है, और ये जो है पेन को भी रिलीव कर रहे हैं। सही है, आगे जाते हैं। एंटासिड, एंटासिड के बारे में आप पढ़ सकते हैं ख़ुद भी। पिक्चर को मैं जूम कर लूँ, ये दो पिक्चर्स हैं, इसको आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके। एंटासिड आर, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, देखिए पिक्चर में, एंटासिड आर मेडिसिन दैट न्यूट्रलाइज कर रहे हैं स्टमक एसिड को, और एंटासिड आर यूज टू रिलीव एसिड इंजेक्शन, अपसेट स्टमक, सोर स्टमक एंड हार्टबर्न. Some antacid produce also contain ingredient सिमेथिकॉन टू रिलीव गैस। सही है, ये गैस रिलीव के लिए भी यूज़ होते हैं, और ये माउथ औरल लेते हैं। अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मेडिकेशन दैट प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ योर स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। वो मेडिकेशन जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सही है, वो भी बस टाइम डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं साथ में बाकी मेडिसिन के साथ, तो ताकि आपकी जो लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक का वो महफूज रहें। ऑप्शन इंक्लूड द प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन सक्रेल फॉल्ट या मिसोप्रोस्टोल, ये दो मेडिसिन हैं। ये साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं जो कि आपकी लाइनिंग, स्टमक की लाइनिंग और ड्यूडिनम लाइनिंग जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सही है, इसमें प्रोस्टाग्लैंडीन एनालॉग हैं, मिसोप्रोस्टोल। सही है, 200 ग्राम QID, 200 ग्राम QID है इसकी डोज, और मैकेनिज्म इसका क्या है कि डिक्रीज इंट्रासेल्युलर साइक्लिक ANP एंड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। साइक्लिक ANP और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं म्यूक्यून और बाइकार्बोनेट सिक्रेशन। म्यूकस अगर सिक्रीट हो रहे हैं तो आपकी लाइनिंग जो है वो क्या हो रहे हैं? प्रोटेक्ट हो रहे हैं, और बाइकार्बोनेट जो है एसिड को क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो इससे इंक्रीज म्यूकोजल ब्लड सप्लाई, म्यूकोजा को जो है ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, और हीलिंग जल्दी से और अच्छे से होगी। आल्सो रिड्यूस एसिड इंड्यूस म्यूकोजल डैमेज। सही है, और इसके एडवर्स इफेक्ट में डायरिया है विदाउट एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, क्लिनिकल एग्जिबिशन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम। सही है, बाउल सिंड्रोम भी इससे कॉज हो सकते हैं। एंटीबायोटिक, अच्छा, एच पाइलोरी की वजह से हुआ है तो आप जो है इसके लिए एंटीबायोटिक्स लेंगे। सही है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक टू किल द बैक्टीरियम, दिस में इंक्लूड एमोक्सिलिन, क्लिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल जिसको हम फ्लीजेल भी कहते हैं, टेनिडाजोल और टेट्रासाइक्लिन एंड लिवोफ्लॉक्सासिन। सही है, ये एंटीबायोटिक्स आप ले सकते हैं। फिर जो है ट्रिपल थेरापी है। ट्रिपल थेरापी में आप इस तरह ले सकते हैं, ये जो 3 मेडिसिन हैं, 3 जगह अगर इस इन इन चारों जो वो है ट्रिपल थेरापी, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। जिससे आते हैं हम लास्ट वाले पे, तो लास्ट जो है उसमें मेप्राजोल है या लेंसोप्राजोल है 20 ग्राम 30 mg, या 20 ग्राम या 30 mg डायरी। सही है, और फिर बिस्मुथ सब्सिलिक सिलेट वो 2 टेबलेट से QID,
मेट्रोनिडाजोल जो है 250 mg QID है, और टेट्रासाइक्लिन जो है 500 mg QID है। तो ये था मेडिकल ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन पे आते हैं, उसकी प्रिवेंशन क्या है। अवॉइड करेंगे टोबैको प्रोडक्ट्स को, मतलब सिगरेट, नस्वार वगैरह ये नहीं करने। अवॉइड अल्कोहल, शराब अगर कोई अल्कोहलिक है वो अवॉइड करेंगे या कर रहा था इससे पहले। यूज़ कॉशन विद एस्पिरिन एंड एसिड, एस्पिरिन और एसिड के साथ आप जो है ना कॉशन यूज़ करें। डोंट इग्नोर योर अल्सर सिम्टम, जब भी आपको ऐसे हर्ट बर्न जो सिम्टम होने पड़ रहे हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप लाजमी हॉस्पिटल जाया करें। डोंट प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शन बाई वॉशिंग हैंड रेगुलरली एंड कंज्यूम फूड दैट हैव बीन कुक्ड थॉरली। आप अपना हैंड वॉश प्रॉपर करें। वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम से निकलते हैं, तो हैंड वॉश जो है वो उस पर ज़्यादा फोकस दें, क्योंकि ये अगर हमारे हाथ जो है इस पर जरासीम होते हुए इंजेस्ट करें तो इसी वजह से जो स्टमक है उसमें बैक्टीरिया आके स्टमक को डिस्टर्ब करता है, और वो फूड ले जो कि अच्छे से पका हो और अच्छे से साफ़ किया हो। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कौन सी चीज़ें जिसको आप अवॉइड करेंगे। सही है, अल्कोहल, बेवरेजेस लिखा हुआ है, मिल्क, अदर डायरी प्रोडक्ट, कॉफ़ी, रेड मीट और साल्ट एंड साल्टी फूड्स और कार्बोनेट ड्रिंक्स, इनको आप बिल्कुल अवॉइड करेंगे अगर आप पेप्टिक अल्सर का शिकार है तो। और नीचे देख सकते हैं हेल्थी फूड, फर्स्ट में दिया हुआ हेल्थी फूड व्हेन यू हैव स्टमक अल्सर। अगर आपको स्टमक अल्सर है तो आप ये फूड लें, नाशपाती, अंडा और सब्ज़ी, और इसके साथ पोल्ट्री है, केला है। सही है, वो फूड आपको नहीं लेनी चाहिए। वो कौन सी है? जिसमें अल्कोहल है, साइट्रिक फूड हैं, चॉकलेट हैं, बाकी मिल्क वगैरह हैं, तो ये आप बिल्कुल नहीं लेंगे, आपको पेप्टिक अल्सर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सर्जिकल, अगर मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है सर्जरी। सर्जरी में आप क्या करेंगे? पाइलोरोप्लास्टी में आप पाइलोरस को जो है ना ओपन करके स्टिच करते हैं। पाइलोरस जो है स्टमक की एंड और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच जो एक ओपनिंग है ना, ओपनिंग जो कि खाना का आपका स्टमक भर जाता है और वो एक्सपेल होके फिर बंद होता है, उसको पाइलोरस कहते हैं, पाइलोरस स्फिंक्टर। तो उसको ओपन करके स्टिच करते हैं ताकि जो फूड है वो उसका वो आगे जाए, स्टमक में ना रहें। एंथरेक्टमी है। एंथरेक्टमी में क्या है? एंथरेक्टमी में जो है ना जो एंटम है, स्टमक का पार्ट पाइलोरस से पहले, बॉडी और पाइलोरस के बीच ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं, ये एंटम, ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं, इसको क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। तो इसको रिमूव करते हैं और ताकि जो फूड का वो है पास है वो अच्छे से हो, स्टमक में ज़्यादा देर तक ना रहें और एक जगह पे ना पड़ा रहे, ताकि स्टमक की लाइन जो है वो क्या हो, महफूज रहे। विगोटमी में जो है आप देख सकते हैं ये थर्ड वाला पिक्चर, हमारे जो स्टमक है उसको वेगस नर्व सप्लाई करता है। सही है, राइट वेगस नर्व और लेफ्ट वेगस नर्व, इन दोनों को कट करके, सही है, ताकि जो एसिड सिक्रीशन है वो डिक्रीज़ हो जाए, क्योंकि स्टमक को वेगस नर्व सप्लाई है, तो अगर उसको काटेंगे तो पेप्टिक अल्सर का जो वो है कम हो जाएगा। किस तरह कि जो एसिड प्रोडक्शन है वो कम, उसका प्रोडक्शन कम हो। आते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस पे। नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सिंग डायग्नोस पहले, एक्यूट पेन रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन ऑन डैमेज टिश्यू। सी है, पेन जो है वो हो रहे हैं किस रिलेटेड टू, उसका फैक्टर है क्यों हो रहे हैं? गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन हो रहे हैं। सही है,
और जो टिश्यू डैमेज है उस पर और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से पेन और ज़्यादा हो रहे हैं। एंजाइटी रिलेटेड टू एक्यूट इलनेस, एंजाइटी है वो किस वजह से है कि आपको पेन है और आप बीमार हैं, इस वजह से आपको एंजाइटी है। एम्बेलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड टू चेंज इन द डाइट, आपका न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर बैलेंस नहीं है, क्योंकि आपको पेप्टिक अल्सर है, आप फास्ट फूड नहीं ले सकते हो। दूसरी बात ये है आपकी वोमिटिंग आ रही है, रिलेटेड टू वोमिटिंग या डायरिया भी हो सकते हैं। जो आप फूड खाते हैं वो जो है आप दोबारा उल्टी कर देते हैं उसकी वजह से। डिफिशिएंट नॉलेज अबाउट प्रिवेंशन ऑफ सिम्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ कंडीशन, आपके पास नॉलेज नहीं है कि आप किस तरह इनको बचा सकते हैं या इनको सिम्टम जो है उसको किस तरह मैनेज करेंगे। तो प्रिवेंशन पिछली स्लाइड में हमने बताई हुई है, सारे देख लेना। फिर नर्सिंग केयर पे आते हैं, एंड गोल्स। नर्सिंग केयर प्लान एंड गोल्स, द गोल फॉर द पेशेंट में भी इंक्लूड रिलीव करें पेशेंट की पेन को, उसकी एंजाइटी थी उसको रिड्यूस करें, उसका जो न्यूट्रिशन था वो प्रॉपर नहीं था, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो है उसको मेंटेन किया जाए। सही है। फिर आते हैं कि नर्सिंग इंटरवेंशन क्या हो सकती है। नर्सिंग इंटरवेंशन एडमिनिस्टर करेंगे प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, जो मेडिकेशन पेशेंट को मेरी है वो देंगे जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। अवॉइड करेंगे एस्प्रिन को, सही है, विच इज़ इन एंटीकोगुलेंट द फूड एंड बेवरेजेस दैट कंटेन एसिड इनहांस कैफीन। अच्छा, अवॉइड करेंगे एस्प्रिन को, अवॉइड करेंगे, एंटीकोगुलेंट है, सही है, कोगुलेशन नहीं हो रहा, हीलिंग उस तरह प्रॉपर नहीं हो रही, या ये ब्लीडिंग का चांसेस भी ज़्यादा है इसमें। वो फूड बेवरेजेस जो मिल्क वगैरह है वो ना लें, कैफ़ीन ना लें, क्योंकि कैफ़ीन जो है ना वो एसिड की सिक्रीशन को और ज़्यादा बढ़ाता है, इन्हांस करते हैं। कोलास, टी, कॉफ़ी, चॉकलेट ये बिल्कुल ना लें, अलॉन्ग विद डी कैफीनेटेड कॉफ़ी, डी कैफीनेटेड कॉफ़ी को भी ना लें। इनकरेज करें पेशेंट को टू ईट रेगुलरली स्पेस मील इन अ रिलैक्स एटमॉस्फेयर, ऑब्टेन रेगुलर वेट एंड इनकरेज डाइटरी मॉडिफिकेशन। पेशेंट को जो है इनकरेज करें कि आप टाइम टाइम थोड़ा थोड़ा खाएं, टाइम टाइम से खाएं, एक जगह पे ना खाएं। और दूसरा जो है अपना वेट रोज़ाना चेक करें कि आपका वेट जो है वो कम तो नहीं हो रहा, अगर कम हो रहे हैं तो उसके लिए वो डाइट ले ताकि वेट जो है आपका उससे मेंटेन रहे। इनकरेज करें रिलैक्सेशन टेक्निक, आप ऐसी टेक्निक बता दें उसको कि वो एक्सरसाइज वगैरह या ऐसे कोई एक्टिविटीज़, गेमिंग, ताकि उसका तवज्जो जो है वो बीमारी पे ना हो, उससे इसकी एंजाइटी भी कम हो सकती है। आते हैं एंजाइटी पे। रिड्यूस एंजाइटी, एंजाइटी किस तरह रिड्यूस करेंगे, इस इज व्हाट द पेशेंट वांट टू नो अबाउट द डिजीज एंड elevate level of anxiety, encourage patient to express fears openly and without criticism। पेशेंट जो है देख लें कि अगर पेशेंट चाहते हैं कि मैं अपनी बीमारी में जान लूँ, क्योंकि उसको जानना है बीमारी के लिए, बीमारी के बारे में उसको ये टेंशन है कि मेरी बीमारी में ज़्यादा तो नहीं है, आप उसको बता दें, अगर वो पूछते तो आप उसको बता दें विदाउट क्रिटिसिज्म, बग़ैर कोई ऐसे रिएक्शन के आप उसको अच्छे से बता दें। एक्सप्लेन करें डायग्नोस्टिक टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आप कोई टेस्ट कर रहे हैं तो उसको फील होगा, आप अगर कोई एंडोस्कोपी करते हैं, ये हमारा एक वो भी है, मोस्टली हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट जो है वो क्यूरियस होते हैं कि एंडोस्कोपी क्या चीज़ है, ये कोई सर्जिकल प्रोसीजर है या नहीं, उसको बता दें। मेडिकेशन क्यों दे रहे हैं वो भी बता दें, और कब कब देनी है वो भी बता दें। और उसकी रिलैक्सेशन के लिए ऐसे कोई टेक्निक्स बता दें ताकि इसकी स्ट्रेस जो है वो कॉप हो जाए। और इसकी फैमिली को इनकरेज करें कि उसकी जो हेल्थ है उसका केयर रखें और उसकी इमोशनल सपोर्ट दे दें। और ये कुछ एंजाइटी, हाउ टू रिड्यूस एंजाइटी नेचुरल, ये कुछ स्टेप्स हैं, आप ये ख़ुद पढ़ लें। पिक्चर में जूम करता हूँ, सही है। सो अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
Thank you so much for listening and stay with us.